हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। ये वीडियो है वेजिनाइटिस पर। तो वेजिनाइटिस के मामले में हम देख सकते हैं कि प्रत्येक महिला को इस बीमारी से गुजरना पड़ता है और कई बार तो ये बहुत ही सामान्य सी घटना होती है और स्वतः भी ठीक हो जाती है या बहुत मामूली इलाज के साथ। तो कई मामले में ये क्रोनिक रूप भी ले लेती है और रेसेज हो जाता है, दर्द, जलन और फिर बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं। तकलीफ़ में वृद्धि भी हो जाती हैं और कुछ खास एज है जिसमें जैसे कि छोटी बच्चियों में ये ज़्यादा पाया जाता है। वजाइना में खुजली और मतलब जो मोनोपॉजल स्टेज में हैं महिलाएं, उनमें ज़्यादा खुजली होती है या फिर मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में ज़्यादा खुजली होती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं ये क्या है वेजिनाइटिस और इसका क्या सब इलाज हो सकता है, इसमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे इससे बचें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ वेजिनाइटिस, क्या है वेजिनाइटिस। तो वेजिनल पोर्शन में सूजन, खुजली या मतलब स्राव। और स्राव कैसा हो सकता है, तो स्राव गाढ़ा हो सकता है, पतला हो सकता है, उजला, क्रीम कलर का, क्रीम जैसा, दही जैसा, चूना जैसा, या मतलब फिर येलोइश टाइप का हो सकता है, भूरा हो सकता है। तो तरह तरह का स्राव हो सकता है। स्राव कई बार देखिएगा कि मतलब एक बार का स्राव कुछ अलग तरह का है, दूसरे वाला अलग है, दुर्गंध युक्त भी हो सकता है। और ख़ास बात यह है कि वेजिनाइटिस के कई मामले में हम देख सकते हैं कि इसमें कोई स्राव नहीं होता है। तो जो मुख्य रूप से ये एक ऐसी स्थिति है जिससे कि प्रत्येक महिला प्रभावित होती है और महिला के वेजाइना में खुजली होती है, सूजन और दर्द भी हो सकता है। सामान्यतया यह बहुत ही सामान्य स्थिति है, लेकिन जब किसी महिला के वेजाइना में खुजली हो और ये बहुत क्रोनिक रूप ले ले या उससे बहुत रैसेज हो, बहुत लाल जैसा अनुभव हो, या मतलब उसके साथ साथ और बहुत सारी परेशानी हो, जैसे मतलब इंटरकोर्स कष्टप्रद हो, या मूड स्विंग हो, कमर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, पेशाब करते समय तकलीफ़ हो या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो, लाल लाल सब दाना पड़ जाए, तो ये बड़ी कष्टप्रद स्थिति होती है और उसमें इलाज की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों होता है। तो ये बैक्टीरियल या ईस्ट इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या मतलब ये फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या कई बार जो हम एंटीबायोटिक सब का अंधाधुंध यूज करते हैं तो उसके कारण वेजाइना में पाए जाने वाला जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जो कि गुड बैक्टीरिया है और वेजाइना के पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। तो इसके नुकसान होने से क्या होता है कि वेजाइना का पीएच वैल्यू बढ़ जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया सब मर जाता है और फिर मतलब फंगस ग्रो करने लगता है। तो अगर मतलब उसका वेजाइना का पीएच वैल्यू मेंटेन रहे तो फंगस सब ग्रो नहीं कर पाता है। और वेजाइना का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है जो उसमें नमी रहती है, लेकिन ये भी नमी जो मतलब अगर पीएच वैल्यू मेंटेन होता है तो फंगस या ईस्ट को ग्रो करने से रोकता है। दूसरा है कि मतलब इसमें कुछ आदमी स्टेरॉइड जैसी दवाइयाँ लेती हैं या कीमोथेरेपी ले रही होती हैं या डायबिटिक होती हैं। तो ये सब सारा फैक्टर होता है। हार्मोनल चेंज हो या मतलब वो पिल्स ले रही होती हैं कंट्रासेप्टिव, या एक ख़ास समय है। हम देखते हैं कई बार कि प्रेगनेंसी सबके मामले में ये ज़्यादा हो जाता है, या मतलब प्यूबर्टी जब आती है तब होता है, जब या मतलब फिर मेनोपॉज होता है, मेनोपॉजल कंडीशन में बढ़ जाता है। तो इसका डायग्नोसिस है कि मतलब एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो मेनोपॉजल कंडीशन में उसके परसेंटेज में बहुत कमी हो जाती है और उससे क्या हो जाता है कि वेजाइना का साइज सिकुड़ जाता है
और सिकुड़ जाने के बाद ये खुजली का रूप ले लेता है। तो मैंने एस्ट्रोजन डिफिशियंसी रिड्यूसेज साइजेज ऑफ वेजाइना एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर मेनोपॉज, तो ये भी एक फैक्टर होता है। फिर हम देख सकते हैं कि मतलब जो हार्मोनल चेंज है या मतलब लो इम्यूनिटी है या सिंथेटिक गारमेंट पहनने से और प्रॉपर हेल्थ और हाइजीन का ध्यान नहीं रखने से या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखने से ये परेशानी सब हो जाती है। और लक्षण की बात करें तो इसमें जलन, चुभन, लाल लाल दाने, वाइट थिक डिस्चार्ज या डिस्चार्ज का परत जम जाना और परत को खुरेचने पर उसमें लाल लाल दाने दिखाई देना और पेशाब में जलन, पेनफुल इंटरकोर्स, लालपन, ये सब लक्षण होता है। और मतलब अगर इसका जो प्रबंधन की बात करें तो इसमें नमी को दूर करना, साफ सफाई तथा हेल्थ हाइजीन को मेंटेन करना, सूती गारमेंट धारण करना, एंटीबायोटिक ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं तो बैड बैक्टीरिया के साथ साथ ये गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है। और जब गुड बैक्टीरिया को मार देता है तो क्या होता है कि वेजाइना का पीएच वैल्यू गड़बड़ा जाता है। फिर मतलब दही जैसा पदार्थ सब लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है जो जिसमें कि प्रोबायोटिक गुण हो। तो अगर हम फूड सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं तो प्रोबायोटिक जैसे कि दही हुआ या योगर्ट दही, ये सब ले सकते हैं। चीनी कम लेना चाहिए। और डायग्नोसिस की बात है तो पूरा केस हिस्ट्री डॉक्टर को लेना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, वेजिनल स्मीयर टेस्ट, मोलिकुलर टेस्ट या मतलब वेजिनल फ्लूइड को लेकर के देखना चाहिए कि उसमें ईस्ट ग्रो कर रहा है कि नहीं। फिर पेल्विक एग्जामिनेशन होता है या डिस्चार्ज को भी देख करके डॉक्टर लोग इसका एग्जामिनेशन करते हैं। और अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एंटी फंगल दवा खाने के लिए दिया जाता है और बाहर से लगाने के लिए भी दिया जाता है। तो ये सब है फैक्टर है। और इसमें बहुत सारे जो क्रीम सब भी आते हैं लगाने के लिए। तो इस तरह से हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। और अगर हम मतलब इलाज की बात करें, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो प्रमुख प्रचलित दवाई है, जैसे कि मतलब बहुत कॉमन दवाई है सिपिया 30। तो सिपिया 30 जैसी जो दवाइयाँ हैं मेनोपॉजल टाइम में, जबकि महिलाओं में चिड़चिड़ापन बढ़ जाए या अपने आप को एकदम एकांत से भी हो जाए, पति बच्चों का भी ठीक से ध्यान नहीं रखे, डिस्चार्ज लोइस हो, तो वेजाइनाइटिस के अलावा हम देख सकते हैं अगर हम पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट बताता है कि उसका जब डिस्चार्ज है वो दही जैसा है, पेनफुल इंटरकोर्स होता है या स्राव ब्लडी भी हो सकता है। पेशाब में वृद्धि के बाद पेशाब जो बार बार पेशाब भी लग सकता है और पेशाब लगने के साथ साथ जो है सो इसके तकलीफ़ में वृद्धि हो जाती है, दुर्गंध रहता है। और मतलब मेनोपॉजल टाइम में जो ईस्ट इन्फेक्शन होता है या हार्मोनल चेंज में होता है तो उसमें सिपिया 30 बहुत लाभदायक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि नमी से ये बढ़ जाता है तो सिपिया जो है, सिपिया जैसी दवाएं हार्मोनल बैलेंस को भी मैंने स्थापित करती हैं। फिर इसमें एक बहुत प्रचलित दवाई है कैलकेरिया कार्ब। तो कैलकेरिया कार्ब का जो डिस्चार्ज होता है उसमें मिल्की वाइट होता है और मतलब पीरियड के पहले और पीरियड के बाद हम देख सकते हैं कि डिस्चार्ज में वृद्धि हो जाती है। और अगर हम कैलकेरिया कार्ब की फिजिक की बात करें तो पेशेंट मोटा थुलथुल होगा, उसको पसीना ज़्यादा होगा और मतलब उसका पसीना भी बदबूदार होगा और जो वेजिनल डिस्चार्ज है वो भी बदबूदार होगा। उसको सर्दी तुरंत लग जाता है और यूरिन पास करते समय उसको दर्द अनुभव होता है। पेशेंट को अंडा बहुत पसंद होता है। तो ये सब लक्षण के आधार पर हम कैलकेरिया कार्ब को चुनते हैं। फिर एक दवाई बहुत ही महिलाओं के लिए खास दवाई है पल्स्टिला, जो मूड चेंज वाला पेशेंट हो और डिस्चार्ज भी उसका चेंजिंग नेचर का हो। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि वो पेशेंट सांत्वना पसंद होता है, अगर उसके साथ आप सहानुभूति रखिए तो उसको अच्छा लगता है।
और पल्सटिला का जो डिस्चार्ज होता है वो ठीक डिस्चार्ज होता है। और मतलब पेशेंट को आप देखेंगे कि खिड़की खुला रखना पसंद करता है, ओपन एयर रिलीफ होता है। और जो क्रीम वाला सब्सटेंस या तेलीय पदार्थ फैटी चीज़ इसको नहीं पचता है। और वेजाइना में बर्निंग सेंसेशन भी होता है और पीठ में भी दर्द होता है। और उसको मतलब मुंह सूखा रहने पर भी उसको प्यास की अनुभूति नहीं होती है। तो इस लक्षण के आधार पर पल्सटिला बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अल्सरेशन वाले मामले के साथ अगर मतलब वेजिनाइटिस है तो हम थूजा 200 देते हैं। फिर अगर गर्म पानी जैसा डिस्चार्ज होता है और मतलब दूधिया टाइप का डिस्चार्ज और प्रेगनेंसी टाइम में तकलीफ में वृद्धि हो जाती है वेजिनाइटिस में, तो उस केसेज में हम देते हैं बोरेक्स। फिर एक दवाई है क्रियोजोट। तो क्रियोजोट के मामले में हम देखते हैं कि डिस्चार्ज वाटरी होगा। प्रेगनेंसी के समय में क्रियोजोट का भी लक्षण है। क्रियोजोट के भी मामले में हम देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी के समय में वृद्धि भी हो जाती है। और डिस्चार्ज वाला पानी जहाँ लगता है, जहाँ टच करता है, वहाँ खुजली हो जाती है। और खुजली तो कभी कभी मतलब इतना ज़्यादा तेज हो जाता है कि मतलब बहुत परेशान हो जाती है महिला। और खुजलाने के बाद वेजाना में दर्द और जलन हो जाता है। लेकिन और अगर इसके हम सिक्रेशन की बात करें तो वाइट या येलोइश हो सकता है और उसमें एकदम सड़ा हुआ जैसा दुर्गंध अनुभव हो सकता है। और खड़े होने और चलने से स्राव में वृद्धि हो जाती है और स्राव के बाद कमजोरी अनुभव होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हो सकता है। इसके अलावा हेलोनियस 30 पावर में दिया जा सकता है। ये भी फीमेल जेनिटल पार्ट पर बहुत अच्छा असर दिखाने वाली दवा है। तो हेलोनियस के मामले में हम देखेंगे कि पीठ में दर्द हो सकता है और डिस्चार्ज कर्ड लाइक हो सकता है। फिर हम देख सकते हैं कि कुछ मामले में जो ये वेजिनाइटिस के साथ साथ जो महिलाएं हैं वो सफ़र करती हैं वेजिनल क्रैक्स से। तो वेजिनल क्रैक्स वाला सिम्टम्स हो और वो क्रैक्स पेनफुल हो तो उसके लिए दवाई है मोनिलिया एब्लिकेनस। तो इसमें वेजिनल क्रैक्स के मामले में मोनिलिया एब्लिकेनस देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर एक दवाई है नेट्राम्यूर। फीमेल जेनिटल पार्ट पर उसका बहुत अच्छा असर है। और इसमें क्या होता है कि वेजिनल जो सिक्रेशन है वो मतलब वाइट होता है, ठीक होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। कई बार तो आप एकदम पतला स्राव में भी मैंने इसको दे सकते हैं। और जो रात में स्राव ज़्यादा होता है, खुजली और चुभन करने वाला उत्पन्न करने वाला होता है, सामान्य सी कमजोरी हो सकती है। फिर एक दवाई है मर्कसोल जो वेजिनल इन्फेक्शन की बहुत अच्छी दवा है। और इसका अगर मतलब हम स्राव की बात करें तो उसमें आपको देखिए खून मिला हुआ है और खुजली उत्पन्न करने वाला होता है। खुजलाने के बाद जलन होता है, जनांग में चुभन और कटन जैसी अनुभूति होती है। पेशाब के संपर्क में आने पर जननांग में और दर्द महसूस होता है। खुजली और पेशाब के दौरान भी जलन होता है। तो इस तरह से ये लक्षण सब हैं। अब और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जैसे हाइड्रेस्टिस। तो इसका स्राव प्रचुर, गाढ़ा, चिपचिपा, रेशेदार और स्राव में हम खुजली देख सकते हैं। फिर एक मेडिसिन है ग्रेफाइटिस, ये भी बहुत अच्छी दवा है। तो इसमें लक्षण के हिसाब से इसका भी स्राव सफ़ेद, पीला, तीखा और त्वचा को छिलने वाला हो सकता है। फिर एक दवाई है एसिड नाइट्रिकम। तो इसका भी स्राव अलग अलग रंग का हम देख सकते हैं, हरा, भूरा, मांस के रंग का, तीखा, योनि में जलन पैदा करने वाला, चुभने वाला और अल्सरेशन भी हो सकता है या पीन चुभाने की अनुभूति हो सकती है। मेडोरिनम के मामले में हम देख सकते हैं कि मछली गंध युक्त स्राव, तीखा, खुजली, जलन पैदा करने वाला और गुनगुने पानी से धोने पर आराम होता है। तो इस तरह से बहुत सारी दवाइयाँ हैं। कुछ पेटेंट भी है जैसे कि रेक्वेज कंपनी बनाती है R82। तो इसको भी लिया जा सकता है भर दिन में 10-10 बूंद करके भर दिन में 3 से 4 बार। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इतनी सारी दवाइयों में हम सिलेक्शन कैसे करें, इसके लिए भी टिप्स है। कुछ दवाई है जिसका कॉमन सिम्टम्स होता है, जैसे आप देखेंगे कि मतलब
दर्द है, जलन है, स्वेलिंग है, खुजली है, लेकिन हर एक दवाई का एक ही पॉइंट भी होता है। तो जो मतलब अनुभवी अगर जो होम्योपैथ हैं, जो मतलब पूरा एनालिसिस करके हिस्ट्री ले करके कर रहे हैं, तो आपको कई बार एकदम मिराकुलस इफेक्ट होगा, बहुत कम दवाई में होगा। जैसे कई बार हम देखते हैं इसमें कि रूटीन दवाई की आवश्यकता नहीं भी पड़ती है। कई मामले में हमने देखा है कि थूजा 200 एक खुराक दे दिया गया और पेशाब ये में भी आराम हो गया, पेशाब में जलन सबके सिम्टम्स के आधार पर, और मोटा थुलथुल पेशेंट के मामले में, और थूजा 200 से एक खुराक में आराम हो गया।